डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्प्रेसिव स्टडी मंच। आज की इस नए वीडियो में हम लोग पॉलिटी से संबंधित एक ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस जो चैप्टर का नाम है यह भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। और इस चैप्टर से हर एक परीक्षा में, चाहे रेलवे का हो, ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो या पीसीएस की परीक्षा हो, हर एक परीक्षा में प्रश्न इससे आते हैं। तो आज इन्हीं चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे और बारी बारी से सभी अनुसूचियों को हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, तो यानी मूल संविधान में कुल कितने अनुसूची था और अभी में कुल कितना अनुसूची है। तो इसमें क्या है कि मूल संविधान में कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था। ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या है कि वर्तमान में अगर पूछ लिया जाए तो वर्तमान में कितना है, वर्तमान में जो है 8 तो पहले का हो गया और 4 और जुट गया है, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 12 अनुसूची। अब ये जो 4 अनुसूची है वो किस नियम से इसमें जोड़ा गया, तो इसमें संविधान संशोधन के द्वारा जो है 4 अनुसूचियों को जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितना अनुसूची हो गया, 12 अनुसूची। क्वेश्चन हमेशा आता है कि मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी और वर्तमान संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी है। तो याद रखना है कि मूल संविधान में 8 अनुसूची था और वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। अब ये जो 12 अनुसूची है ना, ये 12 अनुसूचियों को क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, इन सभी 12 अनुसूचियों को हमने यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड किया है और इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न आए उसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूट सके। तो सबसे पहले क्या है कि जो पहली अनुसूची है, देखिए यहाँ पर क्या है, पहली अनुसूची, ठीक है ना। तो पहली अनुसूची में क्या दिया गया है, ठीक है। पहली अनुसूची में क्या है, इसमें कहता है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, न्यायिक क्षेत्र और उसके सीमाओं का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या क्या दिया गया है, राज्यों के नाम, ठीक है ना, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश, इसके क्या किया गया है, तो नाम, फिर उसके बाद क्या है, न्यायिक क्षेत्र, फिर और क्या बताया गया है, तो सीमाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें ये 3 चीज़ के बारे में बताया गया। तो कहाँ है, ये पहली अनुसूची में है कि राज्य का नाम और उसके न्यायिक क्षेत्र और सीमाओं का उल्लेख किया गया। अब इसमें देखा जाए कि वर्तमान में अभी जो है, अभी भारत में कितने राज्य हैं, तो कुल इसमें राज्यों की संख्या कितना है, कुल राज्यों की संख्या कितना है, तो 28। और कुल केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, कुल केंद्र शासित प्रदेश, इसकी संख्या कितना है, तो इसकी संख्या है 8। याद रखना है कि पहली अनुसूची में क्या है, राज्यों के नाम, उसके न्यायिक क्षेत्र और उसके सीमाओं का वर्णन है। वर्तमान में अभी जो भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी अनुसूची में। तो दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है, इसमें देखा जाए दूसरी अनुसूची, इसमें जो है ना, इसमें पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और उसे विशेषाधिकार का वर्णन किया गया है। क्या क्या चीज़ बताए, तो दूसरी अनुसूची में पदाधिकारियों के वेतन और क्या है, भत्ते, और क्या है, उसका विशेष अधिकार यानी विशेषाधिकार, इन चीज़ों का उसमें उल्लेख किया गया है। अब ये देखना है कि पदाधिकारी, तो किस प्रकार के पदाधिकारी के वेतन के बारे में कह रहा है, तो जो संवैधानिक पद पर है। अब संवैधानिक पद क्या होता है, तो इसमें देखा जाए कि केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, ठीक है ना, ये दोनों स्तर पर हम देखेंगे कि केंद्र स्तर पर और क्या है, राज्य स्तर पर, ये दोनों स्तर पर जो संवैधानिक पदों पर जो पदाधिकारी होते हैं उनका नाम क्या क्या है, जिनका कहता है कि वेतन, भत्ते और विशेष अधिकार के बारे में दूसरी अनुसूची में दिया गया है। तो केंद्र स्तर पर सबसे पहले कौन हो गए, तो इसमें हो गए राष्ट्रपति। क्या हो गए, राष्ट्रपति। तो राज्य स्तर पर कौन होंगे, राज्य स्तर पर होंगे राज्यपाल। ठीक है। अब केंद्र स्तर पर क्या होता है कि जो संसद है उसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, इसमें क्या है कि एक लोकसभा और दूसरा में क्या है, राज्यसभा। समझते जाना है। ठीक है, इसमें क्या है, राज्य स्तर पर क्या होता है, राज्य स्तर पर जो है इसमें होता है विधानसभा,
और फिर क्या होता है विधान परिषद, विधान परिषद। अब इसमें क्या हो गया, लोकसभा के कौन पदाधिकारी हैं, तो लोकसभा के जो पदाधिकारी हैं ये है आपका अध्यक्ष, ठीक है ना, यानी लोकसभा अध्यक्ष। और एक और कौन है, जब अध्यक्ष हैं तो फिर एक उपाध्यक्ष भी है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसी प्रकार क्या है विधानसभा में, तो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष। अब इस प्रकार देखना है राज्यसभा में, राज्यसभा में जो संवैधानिक पद पर वो कौन होते हैं, तो यहाँ पर हो गया सभापति, ठीक है, सभापति, विधान राज्यसभा के सभापति और फिर उपसभापति, उपसभापति। अब यहाँ पर क्या है कि विधान परिषद में कौन होंगे, इसी तरह से इसका भी सभापति होगा, तो इसमें हो जाएगा एक सभापति और एक हो जाएगा उपसभापति, उपसभापति। अब यहाँ पर देखना है, यहाँ पर केंद्र स्तर पर क्या है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो इधर में क्या हो जाएगा, इधर में हो जाएगा उच्च न्यायालय के, राज्य स्तर पर क्या होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। फिर एक और बच जाता है संवैधानिक पद के पदाधिकारी, उसका नाम है कैग, ठीक है, यानी नियंत्रक एवं परीक्षक महालेखा। क्या नाम है इसका, नियंत्रक एवं परीक्षक महालेखा, ठीक है। तो इन्हीं पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते के बारे में बोला गया है, किसमें, तो दूसरी अनुसूची में। अब इसमें एक चीज़ और है, केंद्र स्तर पर देख रहे हैं राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति का वर्णन नहीं है, तो उपराष्ट्रपति का कहाँ आएगा, तो उपराष्ट्रपति का जो वेतन मिलता है ना, ये राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है, उसको अलग से नहीं है। उपराष्ट्रपति कौन है, तो राज्यसभा के सभापति, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में ही उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो इसमें है कि उम्मीदवारों के शपथ के बारे में, यानी अभी जो हमने देखा जो पदाधिकारियों को, तो इसमें क्या है कि उसी तरह से इसमें जो तीसरा जो है उम्मीदवारों के शपथ, तो उम्मीदवारों के शपथ के बारे में क्या है कि जो मंत्री है, फिर है जो न्यायाधीश होते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको पद ग्रहण करने के लिए जो शपथ लिया जाता है, उन शपथ का वर्णन किस में है, तो तीसरी अनुसूची में है। अब देखिए यहाँ पर फिर से इसको दोहरा लेते हैं कि पहली अनुसूची में क्या था कि राज्य का नाम, केंद्र शासित प्रदेश के नाम, उसके न्यायिक क्षेत्र और विशेष अधिकार। दूसरी में क्या है, दूसरी में जो था इसमें पदाधिकारियों के वेतन, वेतन का मतलब पैसा, पैसा कितना नंबर का पैसा, कैसा पैसा, तो 2 नंबर का, ये ट्रिक से याद रखना है। यानी कहने का मतलब पैसा 2 नंबर का था। 2 नंबर का मतलब क्या होगा कि दूसरी अनुसूची में पैसा का वर्णन है, यानी उसके वेतन का, किसके, पदाधिकारियों का वेतन का वर्णन है। तीसरी में क्या है कि उम्मीदवारों के शपथ का, जब पैसा मिलेगा तो क्या करना है, फिर उसको शपथ लेना है। क्या है, उम्मीदवारों के शपथ इसमें किसका किसका है, तो इसमें मंत्री का है, फिर मुख्य न्यायाधीश का है, वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का है। अब इसमें एक चीज़ ये देखना है कि राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, ये 3 लोगों का जो शपथ का वर्णन है, ये तीनों को कहता है कि इसमें नहीं है, ये तीसरी अनुसूची में नहीं दिया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या बताया है, केवल मंत्री का, और उसके बाद क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वर्णन है, उसके शपथ का बारे में है। और राष्ट्रपति जो शपथ लेता है ये अनुच्छेद कैमा में है, तो इसका अनुच्छेद जो है ना, ये अनुच्छेद 60 का दूसरा नंबर में वर्णन है। फिर ये उपराष्ट्रपति का जो वर्णन है इसका कितना है, तो इसका 69वां अनुच्छेद में वर्णन है, ठीक है। फिर है राज्यपाल का, तो राज्यपाल का 159वां अनुच्छेद में इसको वर्णन किया गया। याद रखना है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का जो कहता है शपथ का वर्णन जो है, ये तीनों को अलग अलग अनुच्छेद में, ये तीसरी अनुसूची में नहीं है। राष्ट्रपति का कहाँ है कि 60 अनुच्छेद में, 60 के दूसरा में है। फिर क्या है कि उपराष्ट्रपति का 69वां अनुच्छेद में है। फिर राज्यपाल का जो है 159वां अनुच्छेद में इसको वर्णन किया गया है। अब इसके बाद एक चीज़ और देखना है, इसमें
इसमें है क्या कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे पदाधिकारी हैं जिसका कहता है कि शपथ नहीं दिया जाता है। तो कौन ऐसे पदाधिकारी हैं जिनको शपथ ग्रहण नहीं होता है? तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें होता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष का जो है ना, इसमें शपथ नहीं दी जाती है। याद रखना है कि भारत के विभिन्न पदाधिकारियों में कौन ऐसे व्यक्ति होता है जिसको कहता है कि शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो व्यक्ति कौन है, वो पदाधिकारी कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष है जिसका शपथ ग्रहण नहीं होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे अनुसूची में। तो चौथे अनुसूची में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। कहने का मतलब इसको साधारण शब्दों में इस तरह से समझें कि राज्यसभा में जो सीट है तो किस राज्य से कितना और किस केंद्र शासित प्रदेश से कितना सीट होना चाहिए राज्यसभा में। तो राज्यसभा में क्या है कि राज्यों के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो सीट आवंटन किया गया है, सीट जारी किया गया है कि किस राज्य से राज्यसभा में इतना सीट होगा, उसके बारे में वर्णन है। कहाँ है? तो चौथा अनुसूची में है। तो इसमें चौथा अनुसूची में हम क्या देखेंगे? तो किस राज्य से कहता है कि कितना सीट राज्यसभा में। तो सबसे ज़्यादा जो है ना, सबसे ज़्यादा यूपी से है, ठीक है, 31 सीट है। सबसे ज़्यादा जो है यूपी से 31 सीट है राज्यसभा में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि राज्यसभा में सबसे अधिक सीट किस राज्य से है? तो यूपी से है। इसके बाद फिर क्या है कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, फिर है नागालैंड, फिर त्रिपुरा, फिर है मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, ठीक है। इन क्षेत्रों से क्या है कि इन सभी राज्यों से टोटल कितने सीट कहता है कि इसमें राज्यसभा में आवंटित किया गया है? तो इन सभी क्षेत्रों से जो है सो एक एक सीट है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है गोवा और सिक्किम, ठीक है ना, गोवा सिक्किम, ये दोनों क्षेत्र से क्या है, इससे भी कहता है कि एक एक सीट है। ऐसा नहीं समझना है कि गोवा सिक्किम मिला करके एक है, दोनों जगह से एक एक सीट का वर्णन। अब एक केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, ठीक है ना, ये पांडिचेरी जो है, तो पांडिचेरी से भी क्या है कि एक सीट का आवंटन है। लेकिन एक राज्य और है जिसका नाम है असम, समझे। तो असम से अगर पूछेगा कि असम से राज्यसभा में सदस्यों की सीटों की संख्या कितनी है, तो असम से जो है ना, असम से 7 सीट है। अब याद हो गया कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से, तो कितना कितना है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ से है? तो यूपी से। कितना सीट है? 31 सीट है। फिर असम से कितना है? 7 सीट है। और अगर फिर देखा जाए कि इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, गोवा, सिक्किम, ये सभी जगह से क्या है कि एक एक सीट को आवंटित किया गया है। ये था किसमें? ये है चौथी अनुसूची में। अब उसके बाद आता है 5वीं अनुसूची। इसके बाद हम लोग 5वीं अनुसूची को देखेंगे। तो 5वीं अनुसूची में क्या बोलता है कि इसमें एससी और एसटी क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख। एससी का मतलब क्या होगा कि अनुसूचित जाति, और फिर एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति, यानी जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं वहाँ पर क्या करता है कि राष्ट्रपति जो है ना, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करता है। तो इसमें देख लिया जाए कि अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र कौन कौन है। जैसे मान लिया जाए कि त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया। ये सब जो है ना, ये सब क्या है कि जनजातीय क्षेत्र है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है, यानी जिन क्षेत्रों में जनजातीय निवास करते हैं, वहाँ पर राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार क्या है कि जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ के जो राज्यपाल है ना, जिस क्षेत्र जो ये कहता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जो कहता है कि राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल को उसका ये अधिकार है, उसका पावर ज़्यादा होता है अन्य राज्यों के राज्यपाल से। कारण ये होता है कि अगर केंद्र में और राज्य में कहता है जो कानून लागू होता है, बनता है, और वो कहता है कि कानून अगर इस क्षेत्रों में कहता है कि लागू करना होता है, तो इस क्षेत्र में राज्यपाल जो हैं इनका एक विशेष अधिकार होता है। इनकी कहता है कि पावर के अनुसार कहता है कि वहाँ कानून लागू होगा।
इस तरह से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के जो राज्यपाल होते हैं, कहते हैं इनका पावर, इनकी शक्ति जो है अन्य राज्यों के राज्यपाल से ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ जो कानून लागू करना है केंद्र द्वारा बनाए गए कानून या राज्य द्वारा बनाए गए कानून का, ये इन पर निर्भर करता है। इसके बाद फिर क्या है कि राष्ट्रपति जो है ना, यहाँ के राज्यपाल से क्या है कि वहाँ किस प्रकार कहता है कि प्रशासन चल रहा है, वहाँ किस तरह से लोग निवास कर रहे हैं, क्या कुछ वहाँ कोई दिक्कत या परेशानियाँ हैं, वहाँ नियंत्रण किस प्रकार किया जा रहा है, ये जो है रिपोर्ट राज्यपाल से जब मर्जी होता है तब मांगता है। लेकिन प्रत्येक वर्ष क्या है कि राज्यपाल को जो यहाँ का रिपोर्ट हमेशा राष्ट्रपति को देना पड़ता है। अब इसके बाद आता है छठी अनुसूची। तो छठी अनुसूची में क्या है कि इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, यहाँ पर एक और होगा मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। अब क्या है कि इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन का उल्लेख, पाँचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाला जो है ना अनुसूची 5 और 6 है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि परीक्षा जो लिया जाता है ना, ये क्या करता है, स्टूडेंट को घुमा दिया जाता है परीक्षा में, यानी उसके माइंड को क्या है, माइंड मेकअप करके चलना है कि छठी और जो पाँचवीं अनुसूची का जो क्वेश्चन बनता है थोड़ा सा घुमा हुआ रहता है। इसमें क्या करता है, इसे पाँचवीं अनुसूची में कह रहा है कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। लेकिन छठी अनुसूची में कह रहा है, इसमें फरमा करके नाम दे दिया कि कौन कौन से राज्य में, तो इसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसको इस तरह से याद रखना है, ATM स्क्वायर, ठीक है ना। ये छठी अनुसूची का क्या है, छठी अनुसूची याद रखना है ATM स्क्वायर। इसमें ATM स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, A से हो गया आपका असम, ठीक है, T से हो गया त्रिपुरा, ठीक है, और M से क्या है, M से 3 गो है, इसमें 2 गो है, इसमें क्या हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा मेघालय। यहाँ पर मणिपुर नहीं याद रखना है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें M स्क्वायर का मतलब मिजोरम और मेघालय है, मणिपुर नहीं है। तो इसमें क्या है कि इन्हीं क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है, किसमें, छठी अनुसूची में। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 7वीं अनुसूची को। तो 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है कि शक्ति का बंटवारा, कर एवं शुल्क लगाने का अधिकार। तो इसमें शक्ति का बंटवारा जो है किससे संबंधित है, तो इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों से संबंधित इसमें किसमें 7वीं अनुसूची में बताया गया है। तो यानी कौन ऐसे विषय है जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और कौन ऐसे विषय है जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। तो इन्हीं दोनों के शक्तियों को बंटवारा जो किया गया है इसमें 3 सूची के आधार पर किया गया है। तो इसमें कौन कौन से सूची है, सबसे पहले ये देख लेना है। तो सूची कितना प्रकार के है, 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार के सूचियों को लिखा गया है, ये जो शक्ति के बंटवारा से संबंधित है। तो सबसे पहला है संघ सूची, संघ सूची। तो संघ सूची क्या है, तो इस सूची में जो विषय दिया गया है उस विषय पर कौन कानून बनाती है, तो इसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है। किस सूची के अंतर्गत, तो इसमें संघ सूची के अंतर्गत, ठीक है, बनाती है। अब जिस समय हमारा संविधान बना था, तो यानी मूल संविधान, तो मूल संविधान में इस विषय के अंतर्गत कितने विषय दिए गए थे, तो इसमें 97 विषय था। अगर अभी पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में, ठीक है ना, वर्तमान संविधान में इसके अंतर्गत कितने विषय हैं, तो इसके अंतर्गत अभी 100 विषय हैं। इन्हीं 100 विषयों पर केंद्र सरकार क्या करती है, कानून बनाती है। तो इन विषयों में कौन कौन सा विषय है, तो कुछ विषय को हम देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि इसमें रेल हो गया, ठीक है ना, इसका कुछ विषय को देखते हैं, रेल हो गया। उसके बाद फिर क्या है कि युद्ध एवं शांति हो गया। फिर उसके बाद फिर क्या है, विदेशी मामला हो गया, विदेशी मामले। और इसके बाद मान लिया कि क्या है कि डाक एवं तार सेवा हो गया। तो इस तरह से क्या है कि बहुत से ऐसे विषय जो टोटल कितना है, 100 विषय है, जिस पर कौन कानून बनाती है, तो केंद्र सरकार कानून बनाती है। और ये किस सूची के अंतर्गत आता है, तो ये संघ सूची के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद दूसरा सूची का नाम क्या है, उसका नाम है राज्य सूची। अब राज्य सूची के अंतर्गत कौन कानून बनाता है, तो इसमें कौन बनाती है कानून, तो राज्य सरकार कानून बनाती है, ठीक है, राज्य सरकार कानून बनाती है। अब इसके बाद फिर क्या है कि इसमें जो मूल संविधान में टोटल कितना विषय था, तो इसमें मूल संविधान में
इसमें कितने विषय दिए गए थे? तो 66 विषय दिया गया था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान संविधान में टोटल कितना विषय दिया गया है, तो इसका 61 विषय है। अब एक चीज़ ये ध्यान देना है कि संघ सूची में जो था ना, ये 97 विषय था, तो उसमें 3 विषय और बढ़ गया। लेकिन इसमें क्या है कि राज्य सूची में पहले 66 विषय था, तो अब कितना विषय हो गया? 61 विषय हो गया। अब जिस विषय पर कानून बनाती है उन कुछ विषयों को देखते हैं। इसका क्या क्या विषय हो सकता है? जैसे हो गया पुलिस, ठीक है, पुलिस, शांति एवं सुरक्षा, ठीक है, शांति एवं सुरक्षा। इसके बाद हो गया कृषि, ठीक है, कृषि। फिर स्थानीय स्वशासन। इस तरह से कहता है कि बहुत से विषय हैं, टोटल कितना? 61 विषय, जिस पर राज्य सरकार कानून बनाती है। अब आता है इसमें समवर्ती सूची, ठीक है। तो समवर्ती सूची, इसमें कौन कानून बनाती है? तो इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है ना, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसमें दोनों कानून बनाती है, ठीक है, दोनों कानून बनाती है। अब इसमें क्या है कि मूल संविधान में जो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो विषय रखा गया था वो टोटल कितना विषय था? तो इसमें मूल संविधान में अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 47 विषय था, ठीक है। लेकिन अभी जो है वर्तमान में, तो वर्तमान संविधान में इसके अंतर्गत कितना विषय है? तो इसके अंतर्गत टोटल 52 विषय है। इसमें भी क्या है कि इसमें विषयों की संख्या बढ़ गया है। अब इसके अंतर्गत देखा जाए कि कौन ऐसे विषय है जिस पर कहता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। सबसे पहले एक चीज़ ये देख लेना है कि जब ये एक ही विषय होता है, जैसे समान विषय है और उस पर कहता है कि दोनों का कानून बनाना है, तो जो केंद्र सरकार कानून बनाएगा ना, मान्य उसी का होगा, उसमें राज्य सरकार का नहीं होगा। तो इस चलते क्या है कि जब दोनों एक ही विषय पर कानून बनाती है, यानी समान विषय है दोनों का, तो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया कानून है वो मान्य होगा। अब इसमें कुछ विषय है, कौन कौन विषय हो सकता है इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत क्या है कि शिक्षा है, उसके बाद आर्थिक नियोजन है, बिजली है, श्रमिक संघ, ठीक है। तो अब हमें देखना है 8वीं अनुसूची। अब 8वीं अनुसूची में क्या है कि इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जिस समय हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या जो थी वो 14 थी। क्या लिखेंगे हम कि मूल संविधान में, ठीक है, मूल संविधान में कुल कितने भाषाएं थी? तो उस समय भाषाओं की संख्या टोटल 14 थी। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारे संविधान में भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है, तो अभी वर्तमान संविधान में कितना है? तो टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब ये देखना है, परीक्षा में ये नहीं पूछेगा कि 22 भाषाएं कौन कौन सी थी, लेकिन परीक्षा में क्या है, ये प्रश्न जरूर आएगा कि कौन कौन सी भाषाएं जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। मूल संविधान के बाद, मूल संविधान में जो 14 भाषाएं थी, तो 14 के बाद कौन कौन सी भाषा, जो 8 भाषाएं हैं, वो किस संविधान के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है, कब जोड़ी गई है, ये प्रश्न बनता है। तो इसमें देखना है कि 22 भाषाओं में से जो 8 भाषाएं बाद में जुड़ी है, उन भाषाओं को हम जानेंगे। तो इसमें क्या है कि 14 के बाद कौन सी भाषा आएगी? तो 15वीं। तो 15वीं भाषा का नाम क्या है? 15वीं का नाम है सिंधी। इसको हम लोग क्या कहेंगे? पंजाबी। अब यहाँ पर ये बताना है कि जब सिंधी भाषा को जोड़ा गया तो ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये जो है 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। 21वें संशोधन, ये कब हुआ था 21वां संशोधन? ये हुआ था 1967 में हुआ था। तो इसके द्वारा ये हमारे संविधान में 15वीं भाषा के रूप में कौन सा आ गया? तो सिंधी। अब उसके बाद आना है 16वीं भाषा, ठीक है। तो 16वीं, उसके बाद 17वीं, उसके बाद 18वीं, ठीक है। इसको देखिए शॉर्ट में इस तरह से याद रखना है। 15वीं तो हो गया, 15 मतलब पंजाबी यानी सिंधु हो गया। 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 ईस्वी में जोड़ा गया। अब इसके बाद 16वीं, 17वीं, 18वीं, इसमें क्या है, इसको याद रखना है नेम को, ठीक है ना, नेम को। तो ने से क्या हो जाएगा? नेपाली,
उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, म से हो जाएगा मणिपुरी, और फिर क्या है, को से क्या हो जाएगा, कोंकण। ठीक है, अब ये जो है नेपाली, मणिपुरी और कोंकण, ये तीनों भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये था 21वां संशोधन, और इसके बाद ये आ रहा है 71वां संशोधन। ठीक है ना, 71वां संशोधन के द्वारा ये कब जोड़ा गया था, तो ये 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद क्या आता है, अब इसके बाद 18वें के बाद जो आ रहा है ये 19वीं भाषा आ रहा है। 19 के बाद 20, और 20 के बाद 21, और 21 के बाद कौन सा आएगा, ये 22वीं भाषा। तो इसको किस तरह से याद रखना है, तो ये हो गया नेम को, और इसको याद रखना है मैं, बो, डो, संथाली। ठीक है, मैं, बोडो, संथाली। अब मैं से क्या हो जाएगा, मैथिली। ठीक है, मैथिली कहाँ बोली जाती है, तो बिहार में। अब उसके बाद बोडो, बो से बोडो हो गया, ये कहाँ बोला जाता है, असम और नागालैंड में। ठीक है, असम और नागालैंड में। ये डोगरी कहाँ बोला जाता है, तो डोगरी हो गया हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद फिर क्या है, संथाली कहाँ बोला जाता है, ये तो सबके पता है कि संथाली जो है ये झारखंड का है। ठीक है, अब इस तरह से जो है 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं जो भाषा है, मैं, बोडो, संथाली, यानी मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो ये जो जोड़ा गया है ना, ये 92वां, ठीक है ना, संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 2003 ईस्वी में हुआ था। अब इसके द्वारा क्या है कि ये हमारे संविधान में जोड़ा गया है। अब इस तरह से 22 भाषाओं का जो उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में किया गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में भी 22 भाषाएं हैं, और 8 भाषाओं को जो जोड़ा गया है, ये कौन से संविधान संशोधन के द्वारा और किस ईस्वी में जोड़ा गया है, किन भाषाओं को जोड़ा गया है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब इसके बाद आता है 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में क्या है, ये जो है से संविधान संशोधन का जो पहला संशोधन था, हमारे संविधान का जो सबसे फर्स्ट संशोधन था 1951 ईस्वी में, तो संविधान का सबसे पहला संशोधन 1951 ईस्वी में क्या है, भूमि सुधार से संबंधित जो कानून बनाए गए, जो विधि बना, उसको क्या है कि 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 9वीं में क्या हो गया, तो भूमि संबंधी कानून हो गया। अब उसके बाद आता है 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें है दल बदल कानून, यानी वैसा कानून जब कहता है कि कोई सांसद या विधायक अपने पार्टी को छोड़ करके, अपने दल को छोड़ करके जब कहता है दूसरे दल में चला जाता है, तो इससे संबंधित जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, उसको रोकने के लिए जो कानून बना है, इसी को दल बदल कानून कहते हैं। और ये कहाँ है, तो ये 10वीं अनुसूची में है। तो सीधा इसको याद रखना है कि दल बदल, तो 10 है 10 और फिर 10 है 10, ठीक है ना। तो यानी दल बदल किस में हो गया, तो 10वीं अनुसूची में हो गया। अब इसके बाद आता है 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची में क्या किया गया है, तो पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्य है ना, उसको कितना विषय दिया गया है, 29 विषय प्रदान किया गया है। अब ये जो है ना, ये 73वां संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में क्या है कि 11वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया है। फिर से इसको समझ लिया जाए कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायती राज संस्थाओं के जो कार्य दिए गए हैं, ये कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो इसको कार्य करने के 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और इसको 11वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया है, तो 73वां संशोधन के द्वारा 1900 क्या है, इसमें 93 ईस्वी में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। ये 11 में क्या हो गया कि पंचायती राज संस्था का हो गया, और 12वीं में क्या आएगा, शहरी क्षेत्र का आएगा। एकदम सीधे याद रखना है कि 73वां संशोधन के द्वारा क्या है कि 11वीं में, और 74वां संशोधन में क्या है, तो ये 12वीं में जुटेगा, ठीक है ना। तो 73वां संशोधन में क्या था, पंचायती राज संस्था का कार्य जो 29 विषय उसको दिया गया था, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 74वां संशोधन जो आएगा 1993 ईस्वी में ही है, ये क्या है कि शहरी क्षेत्र के कार्य के लिए जोड़ा गया है। इसको कितना विषय दिया गया, इसको 18 विषय प्रदान किया गया, और इसको 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो इस तरह से आज हमने क्या है कि भारतीय संविधान
का जो 12 अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों को हम विस्तार से समझे हैं। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इसके साथ साथ याद भी हो गया होगा। तो अगर अच्छा लगा ये टॉपिक, ये क्लास अगर अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा तुरंत आपके पास पहुँचेगा। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में।